हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। चलिए, स्वागत है आप सबका यूट्यूब चैनल द बैड टीचर पर। और आज हम बात करेंगे लर्निंग एंड टीचिंग ड्यूरिंग अर्ली स्कूलिंग यूनिट 1। ये आज हमारा पहला ब्लॉक है NIOS का और पहला ही चैप्टर हम इसमें कंप्लीट करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं क्या है। इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, उसके बाद में फिर धीरे धीरे हर चीज़ की बात करेंगे। देखो, सबसे पहले समझो, कैसा भी टीचर हो, कोई भी टीचर हो, ऑल द टीचर्स हैव सिमिलर एक्सपेक्टेशन। कैसा भी टीचर हो, उनकी एक्सपेक्टेशन हमेशा सेम ही होती हैं। क्या? मैक्सिमाइजिंग द स्टूडेंट्स एफर्ट टू एक्वायर न्यू एक्सपीरियंस। यानी कि बच्चों के जो एफर्ट हैं उन्हें हमें मैक्सिमाइज करना है ताकि वो नए एक्सपीरियंस सीख सकें, एक्वायर कर सकें, अर्जित कर सकें। ठीक है, यानी कि किसी ना किसी तरीके से हमें बच्चों के एफर्टों को बढ़ाना है, उन्हें मैक्सिमाइज करना है, चाहे हम उन्हें कुछ भी दें वो हमारे ऊपर बात है, ताकि वो नए एक्सपीरियंस सीख सकें या एक्वायर कर सकें। अब इसमें होता क्या है, ईच इंडिविजुअल टीचर डज नॉट अप्रोच दिस गोल इन द सेम मैनर। अब ये काम करने के लिए, मैक्सिमाइज करने के लिए बच्चों के एफर्ट्स, हर एक टीचर अलग तरीका यूज़ कर सकता है और करता भी है। ठीक है, अब हम यहाँ पे दो टीचरों का एग्जाम्पल लिया गया है, वो आप बड़े अच्छे से देखेंगे। एक मिस्टर रमन है और दूसरी है मिस सीमा। मिस्टर रमन क्या करते हैं, वाज टीचिंग हिज पपल्स टू लर्न द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट। टॉपिक चल रहा है कि जो प्लांट होता है उसके डिफरेंट पार्ट पढ़ाने हैं। मिस्टर रमन क्या करते हैं, ही वाज एक्सप्लेनिंग वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट सच एज रूट, स्टेम, ब्रांच, लीफ, फ्लोवर, फ्रूट, सीड, ETC। जो प्लांट के पार्ट होते हैं ये सब, उन्हें वो समझा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ अ फिगर ऑफ अ प्लांट ड्रॉन ऑन द ब्लैक बोर्ड। इन्होंने क्या करा, एक ब्लैक बोर्ड है उस पर जो इन्होंने फिगर बना दी है प्लांट की, और ये समझा रहे हैं कि ये चीज़ जो है फ्लोवर होता है, ये लीफ होता है, इस तरीके से। ही वॉज ओकेजनली आस्किंग क्वेश्चन टू एंश्योर वेदर द स्टूडेंट अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। वो कभी कभी बीच में क्या करते हैं, क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं बच्चों से, तो ये एंश्योर करने के लिए कि स्टूडेंट समझ रहे हैं कॉन्सेप्ट को या नहीं समझ रहे हैं। Sometimes he was humorous with the students and sometimes he was calling on the inattentive students to focus on the figure drawn on the board। वो क्या करते हैं, बीच बीच में जो है, जो बच्चे ध्यान नहीं देते हैं उनसे पूछते रहते हैं, बीच बीच में उन्हें से कहते रहते हैं कि बोर्ड पर ध्यान दो, बताओ ये क्या है वो क्या है, इस तरीके से। एट द एंड में क्या होता है, ही कंक्लूड द क्लास बाई आस्किंग सम स्टूडेंट टू सो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ सैम्पल प्लांट ही हैड ब्रॉट टू द क्लास। तो वो क्लास में एक सैम्पल भी लाए हैं प्लांट का, और वो जो है अलग अलग स्टूडेंट से, सबसे मतलब कुछ स्टूडेंटों से कुछ क्वेश्चन पूछते हैं डिफरेंट पार्ट्स के बारे में कि ये क्या है, ये क्या है, इस तरीके से। ठीक है, ये है मिस्टर रमन जो ऐसा करते हैं। एक तरफ दूसरी मिस सीमा है, वो सेम टॉपिक पढ़ा रही हैं, लेकिन इन्होंने क्या करा है, द आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट इन अ डिफरेंट वे। ये जो है उनका आइडेंटिफिकेशन अलग तरीके से करवाती हैं सारे पार्टों का। ये क्या करती हैं, सी हैड अर्लियर इंस्ट्रक्टेड ईच स्टूडेंट टू ब्रिंग अ सैम्पल ऑफ प्लांट फ्रॉम होम टू क्लास। ये पढ़ाने से पहले ही ये टॉपिक सभी बच्चों से कह देती हैं कि अपने घर से एक एक प्लांट लेकर आना। सी डिवाइडेड द स्टूडेंट इनटू स्मॉल ग्रुप्स। ये बच्चों को छोटे छोटे ग्रुप में डिवाइड कर देती हैं, ऑफ 5, हर एक ग्रुप में 5 बच्चे होते हैं। एंड आस्क देम टू ड्रॉ द फिगर ऑफ द 5 प्लांट्स ऑन अ पीस ऑफ पेपर। तो जैसे 5 बच्चे होते हैं तो पाँचों का एक एक, अब मेरे सब पाँचों के पास एक एक प्लांट हो गया। अब वो पाँचों से कहती हैं कि इनका सबका चित्र बनाओ, ये जो तुम लेकर आए हो, कलर दैम, उनमें कलर भरो, एंड लेबल द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। और जो अलग अलग पार्ट है उन पर नाम लिखो कि कौन सा पार्ट क्या है। आफ्टर द ग्रुप्स कंप्लीटेड द टास्क, जब ग्रुप टास्क कंप्लीट कर लेते हैं, दे डिस्प्लेड देयर सीट्स ऑन द वॉल ऑफ फॉर अदर्स टू सी। वो क्या करते हैं, जो उन्होंने चित्र बनाया होता है वो दीवार पे चिपका देते हैं ताकि सब लोग देख सकें। एट द एंड ऑफ द क्लास के ख़त्म होने पे क्या होता है, वैन सीमा आस्क्ड टू लेवल डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ डायग्राम ऑफ अ मैंगो ट्री, देयर वाज अ कंपटीशन अमंग द स्टूडेंट्स टू परफॉर्म द टास्क।
अब जब ये सब काम होने के बाद जब सीमा ने एक मैंगो ट्री का डायग्राम लिया और बच्चों से पूछा कि बताओ इसमें डिफरेंट पार्ट्स कहाँ कहाँ पे हैं। तो सब बच्चों के अंदर एक कंपटीशन हो गया कि हम मैं बताऊंगा इस टाइप का। तो ये मिस सीमा, ये मिस रमन, दोनों पढ़ा ही रहे हैं, ये बात सही है, लेकिन दोनों की सोच में बड़ा अंतर है। देखिए वो आपको अब पता चलेगा क्या अंतर है। पहले देखते हैं सिमिलरिटी क्या है। सिमिलरिटी क्या है? द टीचर प्लांट द एक्टिविटीज़, दोनों ने प्लांट करी हैं। वो ब्लैक बोर्ड पर पढ़ा रहा है, वो एक प्लांट लेकर आया है, उसने सबसे लाने के लिए कहा है। बोथ यूज़ सम मटेरियल टू टीच, दोनों जने कुछ मटेरियल यूज़ कर रहे हैं पढ़ाने के लिए। पर अंतर क्या है? अंतर यह है इन द फर्स्ट सिचुएशन जिसमें मिस्टर रमन थे, द क्लास वाज एंटायरली टीचर डोमिनेटेड। क्लास जो थी वो टीचर डोमिनेटेड थी या टीचर सेंटर्ड थी, हम कह सकें टीचर ही सब कुछ था। टीचर ने क्या करा? टीचर प्लान द लेसन, अरेंज टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट, आस्क क्वेश्चन एंड डिड अदर क्लासरूम एक्टिविटीज़। तो इसमें सब में क्या करा? सब कुछ काम टीचर ने ही करा। अरेंज भी टीचर ने करा, लर्निंग मटेरियल टीचर ने ही प्लान करा, उसने ही कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करा, क्वेश्चन भी उसने ही पूछे, सारी एक्टिविटी उसी ने करी। द स्टूडेंट वर पैसिव, स्टूडेंट पैसिव थे, उनका कोई एक्टिव रोल नहीं था। एंड वर एक्सपेक्टेड टू बी ओबीडियंट टू टीचर्स इंस्ट्रक्शन, और ऐसी उम्मीद करी जा रही थी कि जैसे जैसे टीचर बोले वो उसी के इशारों पे चले या उसकी आज्ञा का पालन करें। दूसरी सिचुएशन में क्या था? द स्टूडेंट इन क्लास वर एक्टिवली इंगेज थे लर्निंग एक्टिविटीज़ में, वो आप समझ ही गए होंगे। देन मेयरली ड्राइवन बाय द इंस्ट्रक्शन ऑफ द टीचर, टीचर की इंस्ट्रक्शन से ड्राइव नहीं हो रहे थे बच्चे, उनके अनुसार नहीं चल रहे थे, वो एक्टिविटी में बिजी थे, इंगेज थे जो उसने बताई थी। दे ब्रॉट द मटेरियल विद देम, वो अपना मटेरियल खुद लाए थे, चार्ट खुद प्रिपेयर करे, लेवल द पार्ट्सों को खुद लेवल किया, खुद नाम बताया उनका, डिस्प्ले द चार्ट, डिस्प्ले खुद किया, एंड विलिंगली टुक पार्ट इन द इवोल्यूशन टास्क। और जब इवोल्यूशन टास्क आया, मतलब उनसे पूछा गया कि मैंगो ट्री में बताओ कौन सा पार्ट कहाँ है, तो वो खुद खुद विलिंगली अपनी इच्छा से पार्ट ले रहे थे उसमें। तो ये हुआ साहब, चलिए कोई बात नहीं, अच्छी बात है। तो हमें इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं? द डिफरेंस बिटवीन द टू वेज ऑफ टीचिंग आर ड्यू टू एटीट्यूडल डिफरेंस ऑफ द टीचर्स टुवर्ड द स्टूडेंट। देखो दोनों ने अलग अलग तरीके से पढ़ाया, क्यों? क्योंकि दोनों टीचरों का जो है एटीट्यूड टुवार्ड्स स्टूडेंट अलग अलग था। एक की सोच अलग थी स्टूडेंट को लेके, एक की सोच अलग थी। मिस्टर रमन क्या सोचते थे? मिस्टर रमन सोचते थे द स्टूडेंट्स आर यंग, स्टूडेंट जो है वो छोटे हैं, एंड इनएक्सपीरियंस, उन्हें एक्सपीरियंस नहीं है, एंड द फैक्ट ऑफ लर्निंग हैव टू बी प्रोवाइडेड, वो सोचते थे कि इन्हें लर्निंग के फैक्ट हमें प्रोवाइड करने पड़ेंगे तभी ये सीखेंगे। जबकि मिस सीमा क्या सोचती थी? वो सोचती थी कि द स्टूडेंट हैव एक्वायर्ड एक्सपीरियंस, उनके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है वर्ल्ड का, अराउंड देम, जो भी उनके चारों ओर वर्ल्ड है उसका एक्सपीरियंस है, बिफोर कमिंग टू द क्लास, क्लास में आने से पहले, एंड दोज कैन बी यूटिलाइज्ड, यानी कि उनके एक्सपीरियंस को तुम यूज़ कर सकते हो टू बिल्ड न्यू एक्सपीरियंस, नए एक्सपीरियंस बनाने के लिए। तो मिस सीमा मानती थी कि बच्चों के पास एक्सपीरियंस है जो उन्होंने आसपास के संसार से सीखा है, उन्हें हम यूटिलाइज करके उनको नए एक्सपीरियंस बना सकते हैं। तो इससे क्या होता है? इस चीज़ से क्या पता चलता है? 10 बिलीव्स, ऐसे जो बिलीव्स हैं या एजम्पशन है टीचर के मन में अबाउट स्टूडेंट, द रोल ऑफ टीचर, द प्रोसेस ऑफ क्लासरूम इंटरेक्शन एंड द मोड्स ऑफ इवोल्यूशन इन्फ्लुएंस द एक्चुअल टीचिंग लर्निंग प्रोसेस एंड प्रैक्टिस। इस तरह के, इस प्रकार जो बिलीफ्स हैं, जो एजम्पशन है स्टूडेंट के बारे में, टीचर का रोल क्या रहना चाहिए, फैसिलिटेटर रहना चाहिए या टीचर ही सबसे ऊपर होना चाहिए, प्रोसेस क्या रहना चाहिए क्लासरूम इंटरेक्शन का, या फिर इवोल्यूशन का मोड क्या रहना चाहिए, ये सब चीज़ें एक्चुअल टीचर लर्निंग प्रोसेस को क्या करती हैं? इन्फ्लुएंस करती हैं। समझ रहे हो? तो इन्हीं सब पे हम ध्यान देंगे आने वाले क्लासों में। इसे और पढ़ लेते हैं। अब देखो हर टीचर का तरीका अलग है। सम टीचर क्या करते हैं? सम टीचर इम्फोसाइज ऑन टीचिंग एंड लर्निंग। कुछ टीचर जो है टीचिंग लर्निंग के में इम्फेसाइज क्या चीज़ करते हैं? फॉर मॉडिफाइंग ऑब्जर्वेबल बिहेवियर। वो बिहेवियर चेंज करने पर ज़्यादा ध्यान देते हैं कि बच्चे का बिहेवियर चेंज कर दो। सम ट्राई टू डेवलप इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़। कुछ
ट्राई करते हैं कि इनमें इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी एबिलिटीज़ ज़्यादा इनमें डेवलप करो बच्चों में, समझ रहे हो, कोग्निटिवली इन्हें ज़्यादा डेवलप करो। सम क्या सोचते हैं, सम बिलीव दैट द स्टूडेंट कैन बी हेल्प टू बिल्ड देयर ओन नॉलेज। कुछ सोचते हैं कि बच्चे अपनी नॉलेज खुद बना सकते हैं, बस उन्हें थोड़ा सा हेल्प करना है। तो 3 तरीके के टीचर हो गए यहाँ पे। अगर हम ब्रॉडली देखें तो 3 तरीके में हम उसे जो है क्या कहते हैं, 3 तरीके में बांट सकते हैं। पहला बिहेवियर मॉडिफिकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, और तीसरा कंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंस। ठीक है, जो थ्योरीज हैं, जो प्रैक्टिस हैं टीचिंग लर्निंग की, वो 3 डोमिनेंट पार्ट में या 3 डोमिनेंट अप्रोच में बांटी जा सकती हैं। ठीक है, पहली होगी बिहेवियर मॉडिफिकेशन, जिसमें कि आपके बिहेवियरिज्म से जुड़ी हुई सारी थ्योरीज आ जाएंगी, पावलाव की, थॉर्नडाइक की, क्लासिकल कंडीशनिंग, ये सब थ्योरी। प्रॉब्लम सॉल्विंग या फिर कोग्निशन वाली में, यानी कि इंटेलेक्चुअल बढ़ाना है तो इसमें पियाजे की थ्योरी आ जाएगी। कंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंस, इसमें कंस्ट्रक्टिविज्म वाले जितने भी वो होंगे हमारे साइकोलॉजिस्ट, वो आ जाएंगे। ठीक है, अब हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, हम कह सकते हैं इट इज़ बिलीव दैट व्हेन लर्निंग बिकम्स मीनिंगफुल टू अ चाइल्ड। ऐसा ऐसा कह सकते हैं कि जब किसी बच्चे के लिए जो लर्निंग है वो मीनिंगफुल हो जाती है। ठीक है, ही सी लव्स लर्निंग एंड कंटिन्यूज टू लर्न, तो उसे पढ़ने में ना, उसे लर्निंग करने में मज़ा आता है तब। ठीक है, और वो लगातार लर्निंग करता रहता है। आफ्टर ऑल इट इज़ इम्पोर्टेंट टू हेल्प चिल्ड्रन फॉर लाइफ लॉन्ग लर्निंग, और ये महत्वपूर्ण भी है कि उसे ऐसी लर्निंग कराई जाए जो सारे जीवन भर उसके जीवन में काम आए, समझ रहे हो। तो मीनिंगफुल लर्निंग होनी चाहिए, ये भी एक बहुत बड़ा लर्निंग का पॉइंट है कि लर्निंग कैसी होनी चाहिए, लर्निंग शुड बी मीनिंगफुल। अच्छा, अब बात करेंगे लर्निंग प्रोसेस की। ठीक है, लर्निंग प्रोसेस में क्या होता है, लर्निंग आखिरकार लर्निंग है क्या, लर्निंग प्रोसेस क्या है। लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ बीइंग मॉडिफाइड मोर और लेस परमानेंटली बाय व्हाट हैपन्स इन द वर्ल्ड अराउंड अस, बाय व्हाट वी डू और बाय व्हाट वी ऑब्जर्व। तो ये कह रहे हैं लर्निंग जो है, लर्निंग मॉडिफाई होने का नाम है, चाहे थोड़ा मॉडिफाई हो चाहे ज़्यादा मॉडिफाई हो, परमानेंटली होना चाहिए, मोर और लेस परमानेंटली मॉडिफाई होना चाहिए। इंसान के अंदर कुछ भी चाहे उसके दिमाग में हो चाहे उसके बिहेवियर में हो, कुछ भी चेंज होना चाहिए। किस तरीके से होगा कि हमारे चारों ओर क्या हो रहा है उसके द्वारा, या फिर जो हम करते हैं उसके द्वारा, या जो हम ऑब्जर्व करते हैं उसके द्वारा। तीनों तरीक़ों में से जिस भी तरीके से अगर हमारा बिहेवियर मॉडिफाई हो रहा है, वो भी परमानेंटली, तो हम कहेंगे कि लर्निंग वहाँ पे हो रही है। अगली अगर मैं बात करूँ, लर्निंग इज़ द प्रोसेस बाय विच बिहेवियर इज़ ओरिजिनेटेड और चेंज थ्रू ट्रेनिंग प्रोसीजर। अच्छा, ये क्या कह रहे हैं, लर्निंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, बिहेवियर या तो ओरिजिनेट होता है या फिर चेंज हो जाता है ट्रेनिंग से। मतलब कुछ ट्रेनिंग दी जाती है, उस ट्रेनिंग के आधार पर कुछ बिहेवियर में चेंज हो जाता है। ठीक है, वो भी लर्निंग ही कहलाएगी। ठीक है, चाहे वो नेचुरल एनवायरनमेंट में हो चाहे वो लेबोरेटरी में हो, चेंज होना ज़रूरी है बिहेवियर में। ठीक है, अच्छा एक और डेफिनेशन है, इसे पढ़ते हैं, तीसरे नंबर वाली। ये क्या कह रही है, लर्निंग इज़ अ प्रोसेस, लर्निंग एक ऐसा प्रोसेस है बाय विच इंडिविजुअल एक्वायर्स वेरियस हैबिट, जिसमें क्या होता है, कोई भी बच्चा होता है या कोई भी लर्नर होता है, वो विभिन्न तरीके की आदतें सीखता है, नॉलेज एक्वायर करता है, यानी कि नॉलेज अर्जित करता है, एंड एटीट्यूड दैट आर नेसेसरी टू मीट द डिमांड्स ऑफ द लाइफ इन द जनरल। यानी कि लर्निंग जो है ऐसी आदतें, ऐसी नॉलेज, ऐसा एटीट्यूड अपने अंदर लाना है जो लाइफ की रिक्वायरमेंट है, समझ रहे हो, जो लाइफ की डिमांड है, ऐसी हैबिटेट, नॉलेज, एटीट्यूड अगर आपके अंदर आया है किसी प्रोसेस के थ्रू, तो वो प्रोसेस ही लर्निंग है। और समझते हैं क्या है लर्निंग। लर्निंग इज रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन पर्सनैलिटी। लर्निंग क्या है, पर्सनैलिटी में चेंज है। अब पर्सनैलिटी में क्या क्या होता है, कोग्निटिव दिमाग भी होता है, अफेक्टिव डोमेन भी आता है, इसमें इमोशन भी आते हैं, एटीट्यूड भी आता है, मोटिवेशन भी आता है, बिहेवियरल भी आता है, एक्सपीरियंशियल भी आता है। तो ओवरऑल तुम्हारी पर्सनैलिटी में जो भी रिलेटिवली परमानेंट चेंज है, रिलेटिवली मतलब पहले कुछ और था और अब कुछ और है, समझ रहे हो, एंड रिफ्लेक्ट अ चेंज इन परफॉर्मेंस, और परफॉर्मेंस में भी एक
चेंज रिफ्लेक्ट होता है, यूजुअली ब्रॉट अबाउट बाय प्रैक्टिस, चाहे वो प्रैक्टिस से हुआ हो, आल्दो चाहे वो इनसाइट से हुआ हो, अंतर्दृष्टि से हुआ हो, या किसी भी फैक्टर से हुआ हो, चाहे मेमोरी से हुआ हो। कहने का मतलब ये है, अगर किसी भी तरीके से आपका पर्सनैलिटी में चेंज हुआ है तो कहा जाएगा कि आपको लर्निंग हुई है। ठीक है, अच्छा जी। तो ये अब मोटे मोटे शब्दों में इन सब डेफिनेशन से हमने 3 बातें निकाली। क्या है लर्निंग? अगर सबसे ऊपर की बात करूँ, ये क्या लिख रहा है, द रिलेटिवली परमानेंट मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, यानी कि बिहेवियर में जो चेंज होगा। एक्वाजिशन ऑफ हैबिट, जो भी हैबिट हम सीखेंगे, नॉलेज जो भी हमें मिलेगी, एटीट्यूड हम जो भी सीखेंगे जिससे हमें लाइफ की डिमांड्स फुलफिल कर सकें, वो सब चीज़ें कायम आएंगी लर्निंग में। द रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन पर्सनैलिटी, ये भी मैं आपको बता ही चुका हूँ, पर्सनैलिटी में जो भी चेंज होगा। तो 3 मोटे मोटे ये पॉइंट हमें याद रखने हैं। चलिए जी, अब लर्निंग की कुछ कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, कुछ विशेषताएं होती हैं। क्या? अब देखो लर्निंग क्या है, लर्निंग इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। लर्निंग जो है वो हमेशा चलती रहती है। जब से फ्रॉम चाइल्डहुड एवरी ह्यूमन बीइंग ट्राइज टू चेंज हिज बिहेवियर, थिंकिंग, एटीट्यूड, इंटरेस्ट। बचपन से ही क्या होता है, हर एक मानव, हर एक बच्चा कहना चाहिए, वो अपना बिहेवियर चेंज करता रहता है बचपन से ही, कंटिन्यूअस टू फिट हिमसेल्फ टू द एवर चेंजिंग कंडीशन ऑफ लाइफ। देखो लाइफ की कंडीशन हमेशा बदलती रहती है, लाइफ हमेशा बदलती रहती है, तो लाइफ के हिसाब से खुद को एडजस्ट करने के लिए बच्चा अपने बिहेवियर में चेंज करता रहता है। तो हम कह सकते हैं ये प्रोसेस जो है वो चलता रहता है। तो इसी बात को लेकर हम कहते हैं कि लर्निंग इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। लर्निंग इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। दूसरा, लर्निंग कैसी होती है, लर्निंग इज़ गोल ओरिएंटेड। लर्निंग में कुछ ना कुछ गोल होता है तभी लर्निंग होगी, वरना लर्निंग नहीं होगी। एवरी ह्यूमन बीइंग एस्पायर टू अचीव सम गोल्स इन हिज और हर लाइफ। हर एक ह्यूमन बीइंग अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ, किसी न किसी गोल को अचीव करने के लिए एस्पायर है या काम कर रहा है, कह सकते हैं। दीज गोल्स मे बी अचीव थ्रू लर्निंग। अब ये जो गोल हैं ये लर्निंग के थ्रू अचीव किए जाते हैं। ठीक है, अगर कोई गोल नहीं है, इफ़ देयर इज़ नो गोल टू अचीव, देन देयर वुड बी नो नेसेसिटी ऑफ लर्निंग। तो ज़रूरी नहीं है कि लर्निंग होगी, कि अगर कोई आपका गोल नहीं है तो ये भी ज़रूरी नहीं है कि कोई लर्निंग हुई हो, अनिवार्य है कि लर्निंग होगी। तो लर्निंग गोल ओरिएंटेड होती है, गोल डायरेक्टेड होती है। अगर आपका कोई गोल है तो उस गोल को पाने के लिए जो भी आप एफर्ट करेंगे वो सब क्या होंगे, लर्निंग। लर्निंग इज़ इंटेंशनल। अब लर्निंग इंटेंशनल होती है। इंटेंशनल का मतलब, अगर आप सीखना चाहते हैं तभी आप सीख पाएंगे, अगर आप सीखना ही नहीं चाहते तो आप कैसे सीखेंगे। तो वही बात यहाँ पे लिखी हुई है, आप इसे पढ़ सकते हैं। सिंस एन इंडिविजुअल सेट्स अ गोल टू अचीव, he she has to deliberately do some activity to attain the goal. If he does not have any intention to reach the goal or is quite casual about it, then it is difficult to reach the goal, and that sense learning is weak or may not take place at all. तो ये वही कह रहे हैं कि अगर आपका कोई गोल है तो आप उसे पाने के लिए बहुत डेलिबरेटली काम करेंगे, कुछ एक्टिविटी करेंगे। ठीक, लेकिन अगर आपका एक्टिविटी करने का कोई इंटेंशन ही नहीं है अपने गोल तक पहुंचने के लिए, तो वो गोल कैजुअल हुआ तुम्हारा, वो कोई गोल थोड़ी हुआ। और जब गोल कैजुअल हुआ तो उस गोल तक पहुंचना भी बहुत मुश्किल है। तो उस सेंस में क्या होगा, लर्निंग आपकी वीक हो जाएगी और लर्निंग नहीं हो पाएगी, मे नॉट टेक प्लेस एट ऑल। तो लर्निंग आपकी नहीं हो पाएगी, समझ गए। तो इंटेंशनल होती है लर्निंग, गोल ओरिएंटेड होती है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, और एक एक्टिव प्रोसेस। आपको अगर लर्निंग करनी है तो आपको कहीं ना कहीं एक्टिव रहना पड़ेगा, फिजिकली भी, मेंटली भी, हर तरीके से। वन हैज़ टू परफॉर्म सब एक्टिविटी, कुछ एक्टिविटी करनी पड़ेगी, मे बी फिजिकल और मेंटल और बोथ, टू लर्न समथिंग। अब वो एक्टिविटी फिजिकली भी हो सकती है, मेंटली भी हो सकती है। जैसे कि अभी आप इसे पढ़ रहे हैं तो आप अपनी मेंटली जो है एफर्ट डाल रहे हैं, मेंटली कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं, ये बात समझने के लिए जो मैं समझा रहा हूँ। माइंड हैज़ टू रिमेन एक्टिव टू एक्वायर न्यू एक्सपीरियंस। अब नए एक्सपीरियंस आपको मिलेंगे तभी जब आपका माइंड एक्टिव होगा। कभी कभी आप देखते होंगे कि आप दिन में बहुत ज़्यादा देर पढ़ लेते हो तो आपका दिमाग चीज़ें लेना बंद कर देता है, समझना आपको ख़त्म हो जाता है, बंद हो जाता है समझना।
तो क्या होता है, एक एक्टिव प्रोसेस है। जब आपका माइंड एक्टिव रहेगा तभी लर्निंग होगी, अदरवाइज नो लर्निंग कैन टेक प्लेस, कोई लर्निंग नहीं होगी वरना। तो एक एक्टिव प्रोसेस है। लर्निंग इज इंडिविजुअलिस्टिक। अब इस बात को समझो, लर्निंग जो है इंडिविजुअलिस्टिक होती है, पर्सन टू पर्सन डिफर करती है, डिफरेंट होती है। अब इस बात को समझते हैं। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि एक क्लास में कुछ स्टूडेंट हैं, कुछ बहुत तेज़ी से, कुछ को एकदम से समझ में आता है और कुछ को बहुत धीरे धीरे समझ में आता है। तो कहना क्या चाह रहे हैं कि पर्सन टू पर्सन जो है लर्निंग है वो बदलती रहती है, किसी को जल्दी समझ में आता है, किसी को देर में। तो लर्निंग इज़ इंडिविजुअलिस्टिक। लर्निंग जो है वो व्यक्तिगत है, हर व्यक्ति पे अलग स्पीड से जाती है। लर्निंग इज़ द आउटकम ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ द इंडिविजुअल विद द एनवायरनमेंट। अच्छा, और क्या है लर्निंग? हम तुम जो अपने एनवायरनमेंट के साथ अंतःक्रिया करते हैं, हम तुम एनवायरनमेंट में है तो हम हर टाइम हम कुछ ना कुछ क्या करते रहते हैं, किसी से हम बात कर रहे हैं, आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो एक तरीके से हम लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं। और जब इंटरेक्ट करते हैं तो इंटरेक्ट करने से क्या होता है, लर्निंग होती है। ठीक है, उस इंटरेक्शन का कुछ आउटकम भी आता है। जैसे आप ये वीडियो देखेंगे तो उसका कुछ ना कुछ आउटकम आएगा, वो क्या है, लर्निंग। एज अ टीचर यू हैव टू ऑर्गेनाइज द एनवायरनमेंट केयरफुली टू मोटिवेट द स्टूडेंट सो एज टू इंटरेक्ट विद यू पीयर स्टूडेंट एंड टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स। तो एज अ टीचर आपको क्या करना है, एज अ टीचर आपको एक ऐसा एनवायरनमेंट ऑर्गेनाइज करना है, क्योंकि आपको पता है एनवायरनमेंट से जब इंटरेक्शन होता है तब लर्निंग होती है। तो आपको एनवायरनमेंट ऐसा बनाना है, इतना अच्छा बनाना है ताकि वो स्टूडेंट को मोटिवेट करे आपके साथ इंटरेक्ट करने के लिए हो, या उनके जो पीयर स्टूडेंट हैं, उनके जो सहपाठी हैं, उनके साथ इंटरेक्ट करने के लिए। तो ऐसा माहौल बनाना है आपको। अगली, लर्निंग इज ट्रांसफरेबल। लर्निंग ट्रांसफरेबल भी होती है। इस बात को ऐसे समझ सकते हैं हम, लर्निंग इन वन सिचुएशन कैन बी यूज टू सोल्व प्रॉब्लम्स इन अदर अनदर सिचुएशन। अब कोई आपने लर्निंग एक सिचुएशन में करी, वो आपको लर्निंग किसी और सिचुएशन में आप फंस गए, वहाँ पे वो वाली लर्निंग आपको काम दे सकती है। फॉर एग्जांपल अभी मैं बताऊँगा, पहले इसे पूरा पढ़ लेते हैं। लर्निंग ऑफ द मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस एंड लैंग्वेज हेल्प्स द चाइल्ड टू परफॉर्म डिफरेंट एक्टिविटीज़ इन देयर लाइफ। देखो ऐसा है, आपने मैथ पढ़ा, मैथ में आपने पढ़ा कि 10 रुपए की एक टॉफ़ी आती है, तो 50 रुपए की कितनी आएंगी, तो आपने हिसाब लगा लिया कि 5 टॉफ़ी आएंगी। अब वो रियल लाइफ में भी आप यूज़ कर सकते हो। तो लर्निंग एक तरीके से ट्रांसफरेबल हो गई। और एक एग्जांपल देता हूँ, आप मैथ में कुछ चीज़ पढ़ते हैं और वही चीज़ आप फिजिक्स में भी अप्लाई करते हैं, जैसे डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, तो वो भी क्या हो गया, ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग हो गया, लर्निंग का ट्रांसफ़र हो गया। एक और एग्जांपल देता हूँ, आपसे साइकिल चलानी आती है, आपसे बैलेंस बनाना आता है, तो आप मोटरसाइकिल जल्दी सीख जाओगे, तो वो भी क्या हो गया, एक तरीके से लर्निंग का ट्रांसफ़र हो गया। ठीक है, तो लर्निंग ट्रांसफरेबल भी होती है। चलिए अब हम बात करेंगे उन फैक्टर्स की जो लर्निंग को अफेक्ट करते हैं, उन फैक्टर की। मेरे ख्याल से ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि फिर ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। ठीक है, फिर हम इसी से स्टार्ट करेंगे जो फैक्टर लर्निंग को अफेक्ट करते हैं उनसे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।